हेलो स्टूडेंट, क्लास 11। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है प्लांट किंगडम में। इसमें इससे पहले हमने चैप्टर 2 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं, प्लांट किंगडम। अगर किंगडम प्लांटी को हम देखें तो किंगडम प्लांटी जो है डिवाइडेड है आपका एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में, जिसमें से हमें एंजियोस्पर्म को अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस नहीं करना है। ठीक है, ये इसलिए आपका एंजियोस्पर्म आई थिंक हटाया गया है क्योंकि इसकी डिटेल कहीं ना कहीं पुष्पीय पौधों के आकार की में हम लोग थोड़ी सी आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे, इसीलिए इसको यहाँ से इस चैप्टर से कम कर दिया गया है। यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, इनको हम एक एक करके लेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊंगी कि इसमें जो हम क्लासिफिकेशन लेंगे वो नेचुरल क्लासिफिकेशन को हम फॉलो करेंगे। जिस मतलब प्राकृतिक वर्गीकरण को हम लेंगे, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि हमने एक्सटर्नल एज वेल एज मतलब बाह्य तो देखे ही थे फीचर्स, और थोड़े से इंटरनल फीचर्स को भी कंपैरेटिव स्टडी करके ये क्लासिफिकेशन किया गया था। जो यहाँ पर क्लासिफिकेशन जनरली हम यूज़ करेंगे वो बेंथम और हुकर के द्वारा दिया गया था। तो जनरली हम कह सकते हैं जितना भी क्लासिफिकेशन अब हम पढ़ेंगे वो बेंथम और हुकर ने दिया है। ठीक है, अब इसमें किंगडम प्लांटी में हम पहला जो टॉपिक ले रहे हैं वो एल्गी ले रहे हैं। तो एल्गी को अगर हम देखें तो ये एक क्लोरोफिल बेयरिंग कह सकते हैं प्लांटी है, यानी कि उसमें क्लोरोफिल होता है। सिंपल है, थैलॉइड। थैलॉइड मीन्स यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए, थैलॉइड स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें कि हम स्टेम, लीफ एंड रूट इनको अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक है, थैलस स्ट्रक्चर जो होता है वो स्ट्रक्चर, उसमें हम रूट, लीफ और स्टेम इसको अच्छे से बता नहीं पाते हैं। ये एक मिक्सअप स्ट्रक्चर होता है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को थैलॉइड स्ट्रक्चर कहा जाता है। ऑटोट्रॉपिक है, इसका मतलब स्वयपोषी है, और मोस्टली जो है ये एक्वेटिक होते हैं, यानी जो समुद्र वगैरह में या फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मेराइन भी हो सकते हैं। ये आगे हम इनको डिफरेंट जो टाइप्स हैं उनको देखेंगे। ठीक है, और इनका साइज़ जो है बहुत वेरिएबल होता है। कुछ तो इतनी छोटी होती हैं कि हम माइक्रोस्कोप द्वारा देखते हैं, कुछ इतनी बड़ी हैं कि एक पेड़ नुमा संरचना को ये हमें एक तरह से ये दिखा देती हैं कि ये काई हो भी सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, मतलब पेड़ जैसी लगती हैं। तो इनका जो साइज़ है वो हाईली वेरिएबल है, बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ साइज़ में ये पाई जाती हैं। अगर हम इनका रिप्रोडक्शन या जनन की बात करें तो इनमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। फ्रेगमेंटेशन मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, टुकड़े में टूट जाती है एल्गी और एक नया प्लांट अपना डेवलप कर लेती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें वो स्पोर्स से होता है, जो हैं जू स्पोर्स। ये मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं, ये चलने में सक्षम होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देखें तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के द्वारा होता है। इसमें दो प्रकार के गैमेट्स हो सकते हैं, आइसोगैमस और oogamous। आइसोगैमस मीन्स एक जैसे, है ना, गैमेट यानी साइज और शेप अगर हम देखें तो एक जैसे हैं। उसमें से दो प्रकार से ही हो सकते हैं, मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, यानी चलने वाले और ना चलने वाले। यानी कि फ्लैजेला इसमें तो प्रेजेंट होगा और इसमें एब्सेंट होगा। फिर दूसरी कैटेगरी आती है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स में, एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी में क्या होता है, दो डिफरेंट टाइप के, यानी छोटे हो सकता है या बड़ा हो सकता है, यानी साइज दोनों गैमेट्स का जो है वो डिफरेंट रहेगा। oogamous टाइप, इसमें क्या होगा, जो फीमेल गैमेट होगा वो बड़ा और नॉन मोटाइल होगा, यानी अचल और क्या कहते हैं, बड़ा साइज केवल किसका, फीमेल गैमेट का, और जो मेल गैमेट होगा वो छोटा होगा और चलने लायक होगा, यानी उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होगा।
तो अगर आप इनके एग्जाम्पल देखें, आइसोगैमस का एक एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिख रखा है, मोटाइल में क्लेमाइडोमोनास और नॉन मोटाइल में स्पायरोगायरा। अगर एनाइसोगैमस में देखें तो एनाइसोगैमस टाइप का फ्यूजन भी क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है, और ऊगैमस टाइप का एग्जाम्पल है वॉल्वेक्स एंड फ्यूकस। तो इस प्रकार से आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी लैंगिक जनन जो है गैमेट्स के फ्यूजन के द्वारा होता है, और किस प्रकार का वो फ्यूजन होता है मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब आती है बात कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, किसकी, हम किसका जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, एल्गी का जिक्र कर रहे हैं, उसका आर्थिक महत्व क्या है। आपने देखा होगा, अगर हम मैं सिंपली रूप में अगर आपसे कहूँ कि काई या एल्गी क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी हो सकती है, तो आपके दिमाग में केवल ये आएगी क्या कि नहीं, ये तो बिल्कुल इस तरीके से गंदगी ही प्रोड्यूस कर सकती है, अदरवाइज इसका कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन इस आर्थिक महत्व में आप ये देखेंगे कि ये हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है और इसके कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। देखो, अगर हम कहें कि पूरे यूनिवर्स की जितनी भी ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन है, वो उसमें से आधा फिक्सेशन जो है हमारी एल्गी करती है। ठीक है, जितना भी डिसॉल्व ऑक्सीजन जो ओशन में जो ऑक्सीजन होती है, उसका जो इंक्रीज लेवल किसकी वजह से होता है, एल्गी की वजह से होता है, क्योंकि एल्गी जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है। प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं, जो एक तरह से खाना बनाते हैं, है ना, जैसे हमारे पेड़ पौधे हैं, उसी प्रकार से अगर ओशन में देखें तो ओशन में जो प्राइमरी प्रोड्यूसर का काम है वो किसका है, एल्गी का है। तो जितनी भी डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसका इंक्रीज अगर लेवल होता है तो वो किसके कारण होता है, एल्गी के कारण होता है। हम ये भी देखते हैं कि 70% जो स्पीशीज़ मैराइन की होती हैं वो उनको हम खाने के रूप में भी यूज़ करते हैं, जैसे पॉरफायरा है, लैमिनेरिया है, सरगासम है, इन्हें हम खाने के रूप में भी यूज़ किया जाता है। हाइड्रोकोलाइड्स के रूप में भी यूज़ किया जाता है। हाइड्रोकोलाइड्स क्या होते हैं, ये पानी को जोड़ने वाले, यानी पानी को जोड़ने वाले जो एजेंट्स होते हैं उन्हें हाइड्रोकोलाइड्स कहते हैं, जैसे एल्जीन है ब्राउन एल्गी और कैरागिन रेड एल्गी है, ये हाइड्रोकोलाइड्स का काम करते हैं। और सबसे जो ज़्यादा कॉमनली यूज़ है, अगर ये कॉमर्शियली यूज़ किया जाता है अगर को, ये जेलेडियम और ग्रेशेरिया नाम की एल्गी से बनता है, जो आपकी आइसक्रीम और जेली में यूज़ होता है। जो इस तरीके से गुदगुदा सा पदार्थ होता है ना, जिलेटिन जैसा था, उनसे हम अगर कहते हैं, और वो किससे प्राप्त होता है, एल्गी से प्राप्त होता है, जेलेडियम और ग्लेसिलेरिया। ठीक है, और क्लोरेला और स्पाइरुलिना अगर हम देखें, ये दो एल्गी जो हैं स्पेस फूड के रूप में भी यूज़ की जाती हैं। स्पेस में जब हमारे एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो क्लोरेला और आपकी स्पाइरुलिना एल्गी को खाने के रूप में यूज़ करते हैं। क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो कुछ मेजर ग्राउंड्स होते हैं जिनके आधार पर हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं। अगर हम डिवीजन ऑफ एल्गी देखें तो उसमें हम कुछ इस तरीके से हमने एक टेबल बनाई है, जिसमें अगर हम देखें तो 3 भागों में हम पूरी एल्गी को डिवाइड कर सकते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक जिनके बेस की वजह से हमने इन्हें 3 ग्रुप में डिवाइड किया है, यहाँ मैंने उनको डिस्कस किया है। अगर हम इनका कॉमन नेम देखें, मेजर पिगमेंट देखें, स्टोर्ड फूड किस रूप में होता है, उनकी सेल वॉल कैसी है, फ्लैजिला उसके कितने हैं और किस पोजीशन पे हैं, और उनके रहने का स्थान यानी वास स्थान, हैबिटेट कैसा है। ठीक है, उस आधार पर हमने इन्हें 3 भागों में बांटा है। अगर हम क्लोरोफाइसी को देखें तो इसे क्लोरोफाइसी, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट जो है ए और बी है, इस कारण इनका रंग जो होता है वो ग्रीन होता है, इसीलिए इन्हें ग्रीन एल्गी कहा जाता है। इनमें जो फूड है वो स्टार्च स्टोर्ड के रूप में पाया जाता है, स्टोर्ड फूड जो है स्टार्च के रूप में, और उनकी सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। इसमें फ्लैजिला 2 और 8 इक्वल होते हैं, और एपिकल उसकी एपिकल नॉच पर प्रेजेंट होते हैं। ये फ्रेश वाटर होती हैं। ब्रैकिश वाटर में, ब्रैकिश वाटर कैसा वाटर होता है, जो कि ना तो ज़्यादा सॉल्टी होता है, सी वाटर की तरह सॉल्टी भी नहीं होता है और फ्रेश भी नहीं होता, यानी मीडियम वाला जो वाटर होता है उसमें भी पाई जाती हैं और सॉल्ट वाटर में भी पाई जाती हैं।
ऐसे ही आपकी फियोफाइसी और रोडोफाइसी, इस पूरी टेबल को आपको अच्छे से देख लेना है और उसके कैरेक्टर्स को डिफाइन कर लेना है।